एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बता रहा था और उसमें हमने यथार्थवादी सिद्धांत या रियलिस्ट थ्योरी की बात करनी शुरू की थी। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज हम देखने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी या यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप लोगों का ये ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष है। जब आप आलोचना शब्द का प्रयोग करते हैं, ख़ास तौर से पॉलिटिकल साइंस जैसे जीवंत विषय में, तो वहाँ ये ना समझिए कि आलोचना का आशय केवल उसकी बुराइयों से है या कमियों से है। आलोचना जब आप किसी भी प्रकरण की या विषय की लिखें या बात करें या किसी को समझाएं, तो उसमें उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का वर्णन आना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचना की। पहले हम देखते हैं, पहला बिंदु इसका है कि इस सिद्धांत ने ख़ास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के राजनीतिक अध्ययनों को बिल्कुल मोड़ के रख दिया, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं यू टर्न। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और पूरे विश्व में जहाँ भी अध्ययन हो रहे थे या होने जा रहे थे या होने वाले थे, तीनों ही श्रेणियों के अंदर इस सिद्धांत ने अपनी धमक, अपना प्रभाव दिखाया। और सबसे ज़्यादा जो इस सिद्धांत की खूबसूरती है वो ये है कि ये अतीत, मध्यकालीन समय, वर्तमान और भविष्य हर समय याद रखा जाएगा। यूँ समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए ये एक नींव का पत्थर है, मील का पड़ाव है। तो पहला जो बिंदु है इसका वो ये है कि ये मात्र शक्ति और सत्ता को निर्णायक तत्व मानता है। अब देखिए, मैं इसकी आलोचना यानी इसकी प्रशंसा और इसकी कमी को समांतर लेता हुआ चलूँगा आपके साथ में। शक्ति और सत्ता को इसने माना है निर्माणक तत्व, निर्णायक, डिसीजन मेकर। शक्ति यानी पावर और सत्ता यानी अथॉरिटी। अब यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप प्रशंसा की दृष्टि से देखें तो यकीनन हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के प्रयास करता है, करने भी चाहिए, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्राचीन काल में भी हो रहा था, मध्यकाल में भी था और आधुनिक काल में भी है। और सत्ता निर्णायक तत्व है। निश्चित तौर पर अंतिम निर्णय तो जो सत्ता में है वही कर सकते हैं और वही करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि केवल यही दो नहीं हैं। देखिए, ये दो महत्वपूर्ण हैं और केवल ये दो महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों में अंतर है। शक्ति और सत्ता को निर्णायक मानना ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत से और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आलोचक ये मानते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये उनकी उपेक्षा करता है। अगला बिंदु है, शक्ति और सत्ता की व्याख्याएं अत्यंत जटिल हैं। ये सिद्धांत ये मानता है शक्ति और सत्ता निर्णायक तत्व तो हैं, लेकिन इनकी व्याख्याएं बेहद मुश्किल हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय शक्ति आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे या मेरे कोई मित्र आपको पढ़ा रहे होंगे, आप ये पाएंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व सतत परिवर्तनशील हैं। कभी देश का बड़ा आकार, बड़ी सेना, आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा हिस्ट्री में, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आज गूगल पे सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। उनका एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि युद्ध वही जीतेंगे जिनके पास बहुत बड़ी तोपें होंगी, बिग कैनन्स, या जिनके पास जितनी बड़ी फौज वो उतनी ताकतवर। लेकिन आप दूसरे बिंदु पर आइए, एक लंबी फौज को मैनेज करना
आसान नहीं होता, क्योंकि बड़ी फौज, बड़े खर्चे, बड़ी जिम्मेदारियां। आपके सामने उदाहरण है, पाकिस्तान ने अपनी फौज को बहुत ताकतवर किया था ना। अंजाम आपके सामने है कि भारत के साथ लोकतांत्रिक बने उस देश ने अपनी आधी उम्र सैनिक शासन में बिताई। तो ये सिद्धांत, अब ये शक्ति और सत्ता इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल शब्दावली है कि इसको व्याख्या करना सरल या आसान नहीं होता। तीसरा बिंदु, शक्ति संघर्ष ही स्थायी तत्व नहीं है। राज्यों के मध्य संघर्ष, जैसे आज आप देखिए, मैं फिर आपसे बताऊं, आज चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हों या अन्य मुद्दे हों, उनको एक अलग तरीके से ठीक करने की कोशिश की जाती है। आप यदि देख रहे हो, अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन समन्वय भी है। हालांकि लोकतंत्र के संदर्भ में अमेरिका चीन के कट्टर आलोचक हैं। वो साम्यवाद को बहुत ही बुरी शासन प्रणाली मानते हैं, और जब आपने शीत युद्ध पढ़ा है या आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे भी कितने विरोधी हैं वो। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में चीज़ें जुड़ी होती हैं। आप देखिए कि जो 3 ध्रुवी राष्ट्र, इटली, जर्मनी और जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के खलनायक या विलेन माने गए, आज व्यापारिक विश्व में वो दुनिया की ताकतें हैं, बने हैं। तो ये परिवर्तनशील है, केवल शक्ति सिद्धांत से इसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते, आलोचक ऐसा मानते हैं। अगला जो बिंदु है वो ये है कि देखिए, कई बार आप इस चीज़ को पाएंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश में बहुत बुरा हो जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत का ध्येय था राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार। ये सिद्धांत दिया इसलिए गया था कि अपनी नेशनल पावर को कायम रहें, फैलाएं, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे हासिल करने की कोशिश करें। सब कर रहे हैं, सब करते भी थे और सबने किया भी। लेकिन जो बिंदु महत्वपूर्ण है उस पर आइए। करना आप ये चाह रहे थे और हुआ ये कि आप शांति विरोधी अवधारणा साबित हो गए। क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि शक्ति प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ ताक पर रखी जाती है वो है शांति संधियां, समझौते और सिद्धांत। बेहद आलोचना हुई है सिद्धांत की इस बात को लेकर कि आपने शांति के जितने प्रयास हैं उनको यथार्थवाद की भारी लोहे की प्लेट से ढक दिया है, और शांति उसके नीचे उबल रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन इतनी सब कमियों खामियों के बावजूद भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रोफेसर मॉर्गनथाउ और अन्य व्यक्ति जो इसके समर्थक हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक ज़्यादा यथार्थवादी और व्यवहारवादी वैचारिक ढांचा प्रदान किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में एक बेहतर दृष्टि, एक ज़्यादा संतुलित विचार लोगों को मिला पूरी दुनिया में। धन्यवाद।